जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। और ध्यान रखिएगा कि अभी आप लोग आधारभूत संकल्पना पढ़ रहे हो। आधारभूत मतलब बेसिक पढ़ रहे हो, और बेसिक को बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो मामला गड़बड़ होगा। फिर आगे जब एडवांस लेवल पे जाओगे तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। इसलिए, और अगर आपको डाउट आता है ना, तो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में आप डाउट पूछिए, है ना। डाउट पूछना ज़रूरी है। जैसे जब पिछली शनिवार को गूगल मीटिंग हुई थी, यानी इसी शनिवार को जब गूगल मीटिंग हुई थी, तो एक बच्चे ने कहा कि मुझे हवाओं की दिशा के बारे में नहीं पता चल पा रहा है। ये संभव है नहीं पता चल पाए बच्चे को हवाओं की दिशा के बारे में। अगर नहीं पता चल पा रहा है तो आप इतने दिन इंतजार करने की बजाय आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही हमसे पूछ लेना चाहिए था कि हवा की दिशा कैसे जानते हैं। अब पहली चीज, एक बेसिक इंफॉर्मेशन पहले हवा की दिशा बता देता हूं, क्योंकि आगे उसकी जरूरत पड़ेगी, कंफ्यूजन ना बने। इसलिए देखिए, अगर देखिए इसे हम कहते हैं तार, ये डिस्टर्ब कर रहा है। इसे हम कहते हैं ईस्ट। इसे हम कहते हैं ईस्ट। इधर है वेस्ट, है ना। अगर हवा इधर से इधर आ रही है तो ये पूरब से आ रही है। इसे क्या कहेंगे? ईस्टर्ली, यानी पूर्वा पवन। अगर हवा इधर से इधर जा रही है तो कहां से जा रही है? पश्चिम से जा रही है, वेस्ट से जा रही है, पश्चिम से जा रही है। तो जिधर से जा रही है उधर का ही नाम देंगे वेस्टर्ली। वेस्टर्ली यानी पछुआ पवन। तीसरी बात, अगर कोई हवा पर्वत से आ रही है तो पर्वती यानी माउंटेन विंड। अगर वैली घाटी से चल रही है तो घाटी पवन। अगर सागर से चल रही है तो सागरी पवन, सी ब्रिज। अगर लैंड से चल रही है तो लैंड ब्रिज। पहली बात। अब हवा क्यों चल पा रही है ऐसे? क्योंकि एक जगह हाई प्रेशर है और दूसरी जगह लो प्रेशर है। दूसरी जगह लो प्रेशर है। हाई प्रेशर से हमेशा हवाएं लो प्रेशर की ओर चलती हैं। क्यों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं? क्योंकि मान लीजिए यहाँ 980 मिलीबार प्रेशर है, यहाँ 960 मिलीबार प्रेशर है। तो आप सामान्य भाषा में समझें कि किसी के पास किसी को पैसा देना है तो जिसके पास होगा वही तो दे पाएगा। इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है, तो ये तब तक चलती रहेंगी जब तक दोनों बैलेंस ना हो जाए। ठीक। तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती, हमेशा। ठीक। अब इसकी तुलना हम इसके ऊपर में नहीं करेंगे। इस हाई प्रेशर के ऊपर हमेशा लो प्रेशर होगा, लेकिन ये जो लो प्रेशर होगा ये इसके ऊपर की तुलना में, इस लो प्रेशर के ऊपर हमेशा हाई प्रेशर होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहां लो प्रेशर केवल इसलिए हुआ है क्योंकि यहां की हवा ऊपर उठ के यहां पर हाई प्रेशर बनाई है। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में हाई प्रेशर बनाई है। इसकी तुलना में नहीं, इसकी तुलना में हाई प्रेशर बनाई है। ठीक। अब देखिए यहां हाई प्रेशर बना है, क्यों बना है? क्योंकि यहां पर हवा नीचे बैठ बैठ गई है, और हवा जब नीचे बैठी है तो यहां की कुछ गैस नीचे आ गई है। तो यहां गैसों की संख्या यानी गैसों का दबाव कम हुआ है, इसलिए ऊपरी वायुमंडल में लो प्रेशर बना। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में, या यहां पर इसकी तुलना में। क्लियर? इसलिए हमेशा यहां से हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ऊपरी वायुमंडल में भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। बात क्लियर? अब तीसरी बात, अगर यहीं पर हम कोरियोलिस बल को शामिल कर लें, इसी में अगर हम कोरियोलिस बल शामिल कर लें, यहीं पर अगर हम कोरियोलिस फोर्स को शामिल कर लें तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ये है 0 डिग्री, तो इधर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर होगा सदर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। कोरियोलिस फोर्स क्या कहता है कि अगर कोई हवा गतिमान है या कोई भी वस्तु गतिमान है तो उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट हैंड साइड में और दक्षिणी गोलार्ध में अपने लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होगा। यानी अगर ये हवा यहां से यहां चले, ठीक, यहां से यहां की ओर ये हवा आ रही है तो ये किधर मुड़ेगी? तो हवा जिधर जा रही है उधर की ओर ऐसे मुंह करके खड़े हो जाइए। आप पीछे से हवा आ रही है इधर से ऐसे, तो जिधर जा रही है उधर मुंह करके खड़े हो जाइए। अब किधर ये मुड़ेगी? आप उत्तरी गोलार्ध में हो तो आपके राइट हैंड साइड में मुड़ेगी, है ना? तो यहाँ कैसे हो जाएगी? ये ऐसे इधर मुड़ जाएगी, ये हवा ऐसे इधर मुड़ जाएगी। क्लियर? अब अगर हवा यहां से इधर जा रही है, ठीक, तो जिधर जा रही है उधर मुंह करके खड़े हो जाइए। अब मैं ऐसे खड़ा हो गया, अब ये उत्तरी गोलार्ध है तो मेरा राइट हैंड ये है तो इधर मुड़ेगी, यहां से ये हवा इधर मुड़ेगी। ये डायरेक्शन खुद बना के आपको सीखना पड़ेगा। इसी तरह से अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए, हवा यहां से यहां आनी है, हवा यहां से यहां आनी है। क्लियर? दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ेगी कोई भी हवाएं, तो हवा की दिशा में मुंह करके ऐसे खड़े हो जाए चुपचाप। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक, तो हवा किधर मुड़ेगी? ये लेफ्ट साइड में मुड़ गई। हवा अगर यहां से यहां जा रही है तो हवा जिधर जा रही है उधर मुंह करके खड़े हो गए। हवा अब नीचे थोड़ी जा रही है, हवा बोर्ड पे नीचे दिख रहा है, हवा इधर जा रही है तो हवा की दिशा में मुंह करके खड़े हो गए ऐसे, ठीक। अब ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है तो हवा इधर से इधर मुड़ेगी। इस तरह से डायरेक्शन निकाला जाता है और आप लोगों को भी चाहिए कि डायरेक्शन ऐसे कॉपी पे प्रैक्टिस करें, आपको आदत पड़ जाएगी। अब जब एक बार आदत अच्छे से समझ में आ गया, प्रैक्टिस करने से जब आदत पड़ गई तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, आप आंख बंद करके इसका उत्तर निकाल लोगे। जैसे अब अगर मैं एग्जांपल दूं वर्ल्ड मैप पे, एक बच्चा कहता है कभी आप अमेरिका इधर बना देते हो कभी उधर बना देते हो। मैं नहीं बनाता हूं, ये हम कहीं भी अपने स्थान पर खड़े होकर कहीं भी किसी को भी पूरब और पश्चिम बता सकते हैं। हम अपने स्थान से किसी जगह के लोकेशन को ट्रेस करते हैं, है ना? तो आप बना सकते हो। अब इस मैप में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इस वाले इसको इधर करना पड़ेगा। देखिए इस मैप में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं ये पहले आपको अगर हम देखिए यहाँ पर ना चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप यहाँ पर आप रटोगे, ध्यान रखिए जब भी आप रटने की कोशिश करोगे तो रट के काम नहीं चलेगा। कई बच्चे इसी आधार पे मुझसे नाराज रहते हैं, मैं कह देता हूँ वनडे हिसाब से मत पढ़ाई कीजिए तो उनको लगता है मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी पद की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम के पैटर्न की बात कर रहा हूँ। एग्ज़ाम का पैटर्न होता है ना, अब ऐसा थोड़ी मैं आपके एग्ज़ाम की किसी एग्ज़ाम को आपने क्रैक किया तो उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ। वनडे के में प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। अगर इस तरह के प्रश्न वनडे में पूछे जाते तो इस तरह वहां बताना पड़ता, वहां के टीचर बताते आपको, ठीक। तो मैं किसी एग्ज़ाम की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग दिमाग में कुछ अपने मन से बना लेते हो कि ये मेरी बेइज्जती है। तो अगर आपके मन में ऐसा बन गया है तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उन बच्चों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिनके मन में ऐसा बन गया है। क्योंकि मैं ही सोचूंगा कि आप मेरे बारे में सोच रहे हो तो मैं अपने बारे में कब सोचूंगा? मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो आप मेरे बारे में कोई भी दूर बैठे हो, दूर बना के बैठ के बनाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे मुझे, ठीक। अब देखिए अगर मैं कहूँ
ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। अगर मैं यहाँ कहूँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। अब इसको मैं क्यों बना, और ये मैं कह दिया यहाँ सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, ऐसे ये है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक, मैंने ऐसे बना दिया। अब अगर उत्तरी गोलार्ध में यहीं पर हम देखें तो हमें एक चीज नजर आएगी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ही दो पवन निकलती हैं, एक व्यापारिक पवन, एक पछुआ पवन। आप देखिए ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक, तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलेगी, तो हवा तो नियम से ऐसे आनी चाहिए, क्योंकि ये जीरो है तो ये उत्तरी गोलार्ध में सारी बातें हो रही हैं। ठीक, अगर आप देखेंगे तो हवा यहां से यहां चलनी चाहिए ऐसे, लेकिन कोरियोलिस बल लगेगा तो यहां पर क्या होगी, हवा ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां पर हवा ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये हवा डिफ्लेक्ट हो रही है, ये हवा डिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे चल रही है। व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में ऐसे चल रही है। बात क्लियर? अब आप देखिए, अगर यहीं से देखिए ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो पछुआ पवन को यहां से यहां चलना चाहिए, क्योंकि ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, ये यहां से यहां चलनी चाहिए, लेकिन चल कैसे रही है, अपने राइट हैंड में डिफ्लेक्ट हो रही है, अपने राइट हैंड में डिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे मुड़ जा रही है। तो अगर इसकी दिशा को देखोगे आप, ये दिशा देखिए किधर आ रही है, इधर से इधर आ रही है, यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है, इसीलिए व्यापारिक पवनों को क्या कहा जाता है, पूर्वा प्रकार की पवन, ईस्टर्ली टाइप की विंड। अगर ये इधर से इधर जा रही है तो ये वेस्ट से ईस्ट साइड में जा रही है, इसीलिए पछुआ पवन को चूंकि पश्चिम से आ रही है तो नाम ही पछुआ है, वेस्टर्ली है, दिया जाता है। तो इस तरह से आप विंड डायरेक्शन को जान सकते हो। तो आशा है कि आप विंड डायरेक्शन में अब कंफ्यूज नहीं करोगे। विंड डायरेक्शन क्या आप लोगों को क्लियर हो गया है? भाई एनसीईआरटी अप्रैल के लास्ट वीक तक 23-24 अप्रैल तक चलेगी। LEF क्यों जाएगी तबस्सुम जी, लेफ्ट क्यों जाएगी, राइट क्यों जाएगी, कोरियोलिस बल को बताते समय ही समझा चुका हूं मैं। उस वीडियो को जाके देखिए एक बार कि क्यों वो लेफ्ट जा रही है, क्यों वो राइट जा रही है, वो पहले ही बताया हूं। अगर आप ध्यान दिए होगे, सबसे पहली बात, हवाएं चलेंगी कैसे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। अब प्रश्न ये उठता है कि विंड का ग्रेडियंट किधर है, जिधर हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलना है। अब आप कह रहे हो लेफ्ट कैसे जाएगी, जरा देखिए। अच्छा, ये एनसीईआरटी में है नहीं, जब यूपीपीसीएस का आएगा एडवांस लेवल, तो वहां पर मैं 3-4 चीजें बताता हूं एक साथ कि कोई पवन क्यों चल, मतलब कोई कोरियोलिस बल जनरेट कैसे होता है। कोरियोलिस बल के जनरेट होने के लिए दो चीजें चाहिए, तीन चीजें वैसे चाहिए। सबसे पहला, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति। दूसरा, पृथ्वी का सर्कुलर यानी जियोइड शेप, जियोइड शेप, यानी पृथ्वी अगर सिलेंड्रिकल शेप में होती तो कोरियोलिस बल उत्पन्न नहीं होता। पृथ्वी नहीं घूमती यानी रोटेशन नहीं करती तो कोरियोलिस बल उत्पन्न नहीं होता, कोरियोलिस बल जनरेट नहीं होता। कोरियोलिस बल जनरेट इसीलिए होता है क्योंकि अर्थ जियोइड शेप में है, दूसरा अर्थ रिवॉल्व रोटेट कर रही है। ठीक, अब यहां पर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, वो एडवांस लेवल में आपको चीजें बताऊंगा। ठीक, अभी इसमें एक फैक्टर और आएगा, तो इसलिए यहां पर रहने दीजिए, क्योंकि एडवांस लेवल पे भी तो हमें कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी में सारी चीज कैसे कवर करूंगा मैं, तो चूंकि नहीं बताया हूं इसलिए आप लोगों को हो सकता है कि ये बात क्यों जाएगी, ये बात आपका प्रश्न वाजिब भी है, लेकिन एडवांस लेवल पे पढ़ लेंगे, नहीं तो एनसीईआरटी नहीं खत्म हो पाएगी। एक बात करते हैं अब हम आज के टॉपिक पर
वाताग्र या फ्रंट, है ना। आप लोगों ने एयर मास पढ़ा, वायु राशियां। अगर मैं एयर मास पे जाऊं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वायु का ऐसा भाग, वायु का ऐसा भाग जिसमें क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी सेम हो। यानी अगर हम, ये एक वायु का पार्सल है, एक वायु का गट्ठर है, अगर हम यहां से यहां पर आए तो यहां पर इस पूरे लाइन पर टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता भी समान है। ठीक, फिर हम थोड़ी और ऊंचाई पर गए तो ऊंचाई के साथ निश्चित रूप से तापमान, वायु दाब और आर्द्रता तीनों में कमी आएगी। ठीक, तो इस लाइन पे गए तो टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी समान है, इस लाइन पर समान है। ठीक, इसकी तुलना में तो यहां कमी ही आनी है, लेकिन सामान्य दशा में इस लाइन पर समान है, इस लाइन पर समान है। यानी अगर यहाँ टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर मान लीजिए यहाँ पर 970 मिली बार है और ह्यूमिडिटी मान लीजिए कि 20 ग्राम है। ठीक, तो यहाँ पर टेम्परेचर मान लीजिए 22 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर मान लीजिए 960 मिली बार है और ह्यूमिडिटी 18 ग्राम है। तो मतलब ये हुआ कि इस लाइन पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, इस लाइन पर प्रेशर 970 मिली बार है, इस लाइन पर पूरी ह्यूमिडिटी 20 ग्राम है। ठीक, तो क्षैतिज रूप में ताप, दाब, आर्द्रता में जब समानता होती है वायु में, है ना, किसी वायु के पार्सल में, वायु के गट्ठर में, जैसे गुब्बारा भर दिए आप लोग, है ना, तो उसे हम वायु राशि कहते हैं। अब ये दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो एयर मास, एयर मास या तो कोल्ड होगी, ठंडी होगी, या तो वार्म होगी। ठीक, तो वायु राशियां दो प्रकार की होंगी, या तो ठंडी होगी या तो गर्म होगी। बात क्लियर? इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई, दोबारा याद दिला रहा हूं क्योंकि वायु राशियों पर तो बड़ी क्लास हो चुकी है। मतलब आप महाद्वीपीय वायु राशि, महासागरीय वायु राशि, ध्रुवीय वायु राशि सारी देख चुके हो आप लोग मानचित्र के माध्यम से। ठीक, अब आते हैं हम लोग वाताग्र। अब देखिए, जब दो विपरीत गुणों वाली वायु राशि, दो विपरीत गुण यानी टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक वायु राशि में अलग है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी दूसरी वायु राशि में, एयर मास में अलग है। जब दोनों एक दूसरे की ओर आती हैं तो ये मिल नहीं पाती। बेसिकली कहानी क्या हो रही है, एक एयर मास ये है जिसे मैंने कह दिया कोल्ड एयर मास, और एक एयर मास ये है जिसे मैंने कह दिया वार्म एयर मास। ठीक, दोनों एक दूसरे की ओर कन्वर्ज हो रही हैं। कन्वर्ज मतलब अभिसरित हो रही हैं, एक दूसरे की ओर आना मतलब कहा जाता है कन्वर्ज, यानी अभिसरण, अभिसरण हो रहा, कन्वर्ज, कन्वर्ज हो रही हैं, एक दूसरे की ओर अभिसरित हो रही हैं। तो सामान्य दशा में क्या होता है, हवा को हवा में मिल जाना चाहिए, लेकिन यहां पर एयर मास मिलती नहीं है क्योंकि ये ठंडी है, इसका टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी अलग है। ये गर्म है, इसका टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी अलग है। इसलिए दोनों एयर मास एक दूसरे से मिक्स नहीं होती, मिलती नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जब सनातन धर्म में शादी होती है, देखिए मैं सनातन धर्म की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि सनातन धर्म से मैं हूँ और उसके बारे में जानता हूँ, बाकी के बारे में कम जानकारी रखता हूँ इसलिए नहीं बोलता हूँ। अब देखिए होता क्या है, जब लड़के लड़की की शादी होती है तो आप पंडित जी को पत्रा दिखाने ले जाते हो और पंडित जी बताते हैं कि इस लड़की का इस लड़के से या इस लड़के का इस लड़की से जो गुण मिल रहा है वो 28 गुण मिल रहा है, 26 गुण मिल रहा है, 32 गुण मिल रहा है, 34 गुण मिल रहा है। अब शंकर, पार्वती, राम, सीता, इन लोगों का 36 के 36 गुण मिल गए थे, लेकिन आम जनता का 36 का 36 गुण
नहीं मिलता। ठीक, तो जब सेम नहीं होंगे तो मिक्स कैसे होंगे? जितना अधिक समानता होगी तभी मिक्स हो पाएगा। इसीलिए शादी जितना अधिक गुण मिलता है तभी की जाती है। मान लीजिए किसी का 18 गुण मिल रहा है तो शादी नहीं की जाती, कहीं भैया आगे शादी नहीं फलीभूत हो पाएगी, तलाक तलाक वाली के कहानी आ जाएगी। इसलिए तो यहां भी क्या होता है, दोनों अलग अलग हैं तो ये मिक्स नहीं हो सकते। अब मिक्स नहीं होते तो इनको अलग करने वाली एक इमेजिनरी लाइन की कल्पना कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की कल्पना की जाती है। ठीक, अब ये है वाताग्र, इसे ही कहा जाता है फ्रंट। इसे क्या कहते हैं, फ्रंट। यानी जब दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियां एक दूसरे की ओर आती हैं तो टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी में अंतर होने के कारण मिक्स नहीं होती हैं और इनके बीच एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं फ्रंट। यानी फ्रंट वो सीमा है जो वायु राशि को, एयर मास को अलग रखती है। वायु राशि को अलग अलग रखती है। ठीक, अनिकेत शाबाश। चलिए मैं भी आपके थोड़े विचार वाला हूं, लेकिन थोड़ा और गहन करना है। बौद्ध भी हमारे से निकले हैं, उसमें बड़े अच्छे ज्ञान हैं। जैन भी हमसे निकले हैं, उनमें बड़े अच्छे ज्ञान हैं। सिख धर्म जो निकला है उनमें बड़े अच्छे ज्ञान हैं। सब एक ही हैं ना, ये अलग नहीं है सनातन धर्म से। चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ये एक ही सनातन धर्म की शाखाएं हैं ना, अलग अलग यही हैं। तो हम इस पे नहीं जाते हैं, हम अपने सिलेबस पे रहते हैं। तो वाताग्र, फ्रंट, क्लियर। तो वो सीमा जो वायु राशियों को अलग रखती है। कैसी वायु राशि को अलग रखेगी? जो दो विपरीत गुणों वाली होंगी उसे हम क्या कहते हैं, फ्रंट। तो ये वाताग्र आपको समझ में आ गया। दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों को अलग रखने वाली, यानी जब दोनों मिल जाएंगी, एक दूसरे के सामने आ जाएंगी ऐसे खड़े हुए, लेकिन मिक्स नहीं हो रही हैं, तो एक लाइन बनेगी। अब आप कहोगे 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल इसलिए कि इस हवा की, यानी एयर मास की चौड़ाई होगी, लंबाई होगी और ऊंचाई होगी। अब ऐसे कैसे बताऊं, देखिए ऐसे देखिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो कैसा डायमेंशन बनेगा, 3 बनेगा, 3 डायमेंशनल। इसलिए 3 डायमेंशनल होगी, 3D पिक्चर बनेगा इसका भी। ठीक, बात क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई सबको? तो चंदन कह दिए ये बात समझ में आ गई। अब वाताग्र जनन, यही है वाताग्र जनन। ठीक, वाताग्रों के बनने या निर्मित होने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं। यानी इसकी उत्पत्ति होने को ही क्या कहा जाएगा, वाताग्र जनन। तो यानी जब दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियां एक दूसरे के सामने आती हैं तो वाताग्र बनता है, यानी वाताग्र उत्पत्ति होती है वाताग्र की। क्लियर? चलिए, वाताग्र मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक अचर वाताग्र, स्टेशनरी फ्रंट, नाम ले लेता हूं, उसके बाद मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा। उसके बाद कोल्ड फ्रंट यानी शीत वाताग्र। उसके बाद उष्ण फ्रंट यानी वार्म फ्रंट यानी उष्ण वाताग्र। उसके बाद अधिविष्ट वाताग्र यानी अक्लूडेड फ्रंट, यानी फ्रंट 3 प्रकार के होते हैं। अब इसको समझने के लिए जरा आपको ध्यान देना होगा, बहुत ध्यान से आपको बात को समझनी होगी। सबसे पहले मैंने कहा कि दो वायु राशियां एक दूसरे की ओर आ रही हैं, दो एयर मास एक दूसरे की ओर आ रहे हैं और दोनों दो विपरीत गुणों वाले हैं, दोनों अलग अलग हैं। यानी ये मान लीजिए कोल्ड है
तो ये वार्म है, गर्म है, और यहां पर दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, दोनों ही एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों जब एक दूसरे के सामने आ गए लेकिन मिक्स नहीं हो रहे हैं। मिक्स क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इनके गुण अलग अलग हैं, और दोनों वायु राशि एक दूसरे के सामने, जैसे दो सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई हैं, दो लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, लेकिन कोई सक्रिय नहीं है। ना कोई इधर जा रहा है, ना कोई इधर जा रहा है, ना कोई आगे बढ़ रहा है, ना कोई पीछे जा रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है। नीचे जाने की तो संभावना नहीं, जमीन छेद करके तो नीचे नहीं जा पाएंगी ये। तो कहीं इनमें किसी भी प्रकार की गति नहीं हो रही है, यानी इस प्रकार को कहते हैं स्टेशनरी फ्रंट, अचर, अचर वाताग, स्टेशनरी फ्रंट, है ना। जब दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियां एक दूसरे के सामने आती हैं और दोनों ही वायु राशियां स्थिर हो जाती हैं, एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, आक्रमण का आदेश नहीं मिला है, दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई हैं, ऐसे खड़ी हो गई हैं, तो इसके बीच जो है सीमा है, इनका संपर्क बिंदु जो है वो वाताग्र है, और उस वाताग्र को कहा जाएगा स्टेशनरी फ्रंट, एक अचर वाताग्र। क्योंकि जब ये गति करेंगी तो इसमें भी गति होगा। जब वायु राशियां कोल्ड एयर मास या वार्म एयर मास जिनमें से कोई भी गति करेगा तो इस वाताग्र में भी गति होगा। बात क्लियर है यहां तक सबको? जी है, एकदम दीपक सही कह रहे हो, यहां तक क्लियर है। 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में है। वैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा। क्लियर हो गया यहां तक सबको? अचर वाताग्र। दूसरा कोल्ड फ्रंट यानी शीत वाताग्र। अगला है कोल्ड फ्रंट, शीत वाताग्र। चलिए, मानसी ने कह दिया, सुधा ने कह दिया, चंदन ने कह दिया, कुमकुम ने कह दिया, सबने कह दिया क्लियर है, सबने कह दिया क्लियर है। चलिए अब देखिए कोल्ड फ्रंट की जब बात करते हैं, यानी देखिए नाम में ही बात छिपी हुई है। कोल्ड फ्रंट कोल्ड फ्रंट की अगर बात करें तो कोल्ड फ्रंट का मतलब हुआ कि इसमें ठंडी वायु राशि, कोल्ड एयर मास एक्टिव हो गई है। जब नाम से ही क्या है, कोल्ड, यानी एक्टिव कौन हुआ, सक्रिय कौन हुआ, कोल्ड एयर मास। किसको धक्का दे रही है? गर्म वायु राशि को। तो जब ठंडी वायु राशि सक्रिय होकर गर्म वायु राशि को धक्का देती है तब उत्पत्ति होती है कोल्ड फ्रंट की। तब किसकी उत्पत्ति होती है? कोल्ड फ्रंट की। तो यहां जो मैं चित्र बनाऊंगा जो आपको समझाने के लिए, देखिए यहां ये एयर मास है, ये है कोल्ड एयर मास, और इधर है वार्म, ये पूरा वार्म है, वार्म एयर मास है। ये एक्टिव हो गई, ये एक्टिव हो गई और एक्टिव होकर आगे बढ़ रही है और धक्का दे रही है गर्म को। तो जन्म हुआ कोल्ड फ्रंट का। ठीक, जब कोल्ड एक्टिव होगी और गर्म को धक्का देगी तो जन्म हुआ कोल्ड फ्रंट का। कोल्ड फ्रंट को ऐसे त्रिभुज से दिखाया जाता है। जब भी कोल्ड फ्रंट दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, त्रिभुज की तरह, ऐसे ऐसे त्रिभुज से दिखाते हैं, है ना। अभी यहाँ कुछ और बनाना है इसलिए इसको मिटा देता हूं मैं। त्रिभुज बना दिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया कोल्ड फ्रंट, शीत वाताग्र। क्लियर? अब शीत वाताग्र जब एक्टिव होगा तो क्या होगा, ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि आगे उसके मौसम के बारे में हमको पढ़ना है, तो यही क्यों ना पढ़ लिया जाए। तो शीत वाताग्र कब बनता है? जब ठंडी वायु राशि सक्रिय होकर गर्म वायु राशि को धक्का देती है
और बड़ी फोर्सफुली धक्का देती है। क्यों फोर्सफुली धक्का देगी? एक प्रश्न पूछता हूं मैं आप लोगों से, आप बताइएगा। आपसे 1 किलो लोहे का बाट लिया जाए, 1 किलो लोहे का बाट, और 1 किलो रुई लिया जाए। इतना बड़ा गट्ठर होता है रुई का, 1 किलो बड़ा गट्ठर आएगा, और 1 किलो लोहे का बाट, है ना, जिससे सब्जी वब्जी तौलते हैं। अगर दोनों से चला के मारा जाए तो किससे ज्यादा चोट लगेगी? ये बताइए। 1 किलो रुई से ज्यादा चोट लगेगी कि 1 किलो के बाट से चोट ज्यादा लगेगी, जिससे हम वजन तौलते हैं, जो कि लोहे का होता है? बताइए किससे ज्यादा चोट लगेगी, बताएं। शिवानी, दीपिका, मानसी, बाट से, लोहे से, एकदम सही। इसका मतलब दोनों तो 1 ही किलो हैं। यानी देखा जाए तो ठंडी और गर्म दोनों अगर एक ही बराबर मान लिया जाए, तो चूंकि ठंडी हवा संकुचित होती है, मतलब ठंडी हवा भारी हो जाती है, संकुचित हो जाती है, कम क्षेत्रफल में आती है, और गर्म हवा, गर्म है तो फैली रहती है, तो ये हल्की रहती है। इसलिए जब ये आगे बढ़ती है तो गर्म हवा को बहुत तेजी से मारती है। और जब किसी को आप तेजी से मारोगे, पीछे से आ रहे हो, मान लो आप पीछे से जा रहे हो, आप लोग 2 लोग हो, एक आप हो और आपके आगे कोई व्यक्ति है। अब उसके आगे बढ़ने की जगह नहीं है, आगे नहीं जा सकता वो, है ना। और पीछे से बहुत तेज से अगर धक्का मारो तो कहां जाएगा? उछल जाएगा ऊपर की ओर। जैसे कार वार से धक्का लगता है, आदमी उछल जाता है ऊपर की ओर। तो ऐसे ही यहां की जो एयर मास है, गर्म वायु राशि को जैसे ही कोल्ड एयर मास से फोर्स पड़ता है तेज, तो वार्म एयर मास बहुत तेजी से ऊपर उठती है, बहुत तेजी से ऊपर उठती है। और जब तेजी से ऊपर उठती है तो चूंकि गर्म है, गर्म हवा में आर्द्रता भी होगी, नमी भी होगी, तो तेजी से ऊपर उठती है तो संघनन होता है। संघनन होता है, बात मतलब तेजी से उठती है तो ठंडी होती है, पहले ठंडी होती है, आगे बताऊंगा आर्द्रता का जब टॉपिक आएगा तो उसमें ठंडा होगा, ठंडा होगा तो कूलिंग होगी, कूलिंग होगी तो संघनन होगा, संघनन होगा तो बादल बनेगा, और ये बनेगा क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, कपासी वर्षा मेघ। ठीक, कपासी वर्षा मेघ। अब यहां मत पूछिएगा कि ये मेघ कैसे बनता है, क्या होता है, ये आगे बताऊंगा, आगे के टॉपिक में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, यहां मत पूछिएगा। क्या आयतन का, हाँ एकदम सही है, आयतन का ही अंतर है। आयतन हल्का हो, आयतन अधिक होगा ना तो वो हल्का महसूस होगा। जैसे लोहे का बाट एक जगह संगठित कर दिया जाता है तो भारी महसूस होता है, उसी लोहे को पीट पीट के फैला दिया जाए, एक चद्दर बना दिया जाए, तो आप आसानी से उठा लेते हो। 50 किलो के बाट को उठाने में दम निकल जाता है, उसी को पीट पीट के एक चद्दर बना दिया जाए तो आप उसको आसानी से उठा लेते हो। तो ये समझिए सामान्य भाषा में। तो कपासी वर्षा मेघ के द्वारा वर्षा होती है, ठीक। वर्षा होगी। अब बताइए, जैसे ही ये हवा कोल्ड एयर मास ने धक्का मारा, वैसे ही वार्म एयर मास ऊपर गई, बादल बना, वर्षा हुई। अभी चुपचाप हम देख रहे थे, मौसम ठंडा है, गर्म है, दिख रहा था, अचानक बादल बन गया, अचानक वर्षा हो गई, अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन नहीं होगा। और जब भी इससे वर्षा होती है तो तीव्र वर्षा होती है, ठीक, हैवी रेनफॉल, ठीक, और कम समय तक होती है। जब भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से वर्षा होगी, सामान्यतः कम समय में तीव्र वर्षा होती, सामान्यतः बोल रहा हूं मैं, कम समय में तीव्र वर्षा होती है। तो कोल्ड फ्रंट पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से कम समय में तीव्र वर्षा होगी।
अब जैसे ही, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, मैंने कहा ये कोल्ड एयर मास है, कोल्ड एयर मास है, और मैंने कहा ये वार्म एयर मास है। यहां की जो एयर थी, यहां की जो एयर थी, इस जगह की जो एयर थी, वो एयर उठकर ऊपर चली गई। तो इस जगह पर कौन आएगा? सिंपल सी बात सोचना आप लोग, यहां की जो एयर थी, चूंकि ये एयर मास इधर आई है, आ रही है, ये हवा ऊपर चली गई, तो यहां खाली जगह बना ना, तो यहां कौन कब्जा करेगा? इस जगह पर कौन स्थापित हो जाएगा? तो इस जगह पर यही ठंडी एयर मास, यही ठंडी एयर मास कब्जा कर लेगी। इस जगह पर यही ठंडी एयर मास कब्जा कर लेगी। यानी अब ये जो कोल्ड फ्रंट पहले यहां पर था, अब जो कोल्ड फ्रंट पहले यहां पर था, यहां पर था, वो कोल्ड फ्रंट बढ़ के यहां पहुंच जाएगा। यानी कोल्ड एयर मास इस जगह को कब्जा कर लिया, तो इस जगह पर ठंडी हवा आ गई है, जिसका टेम्परेचर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां पर वातावरण कैसा हो जाएगा? ठंडा। यहां पर वातावरण कैसा होगा? ठंडा वातावरण होगा। यानी अचानक देखोगे कि आप सोचिए, अचानक यहां देखिए गर्म हवा थी, गर्म हवा थी, वार्म एयर मास था। आप आराम से बनियान उनियान निकाल के मध्य अक्षांशी क्षेत्रों में बैठे थे, आए यार गर्मी है आज तो, ठीक है, लेकिन गर्मी इतनी नहीं है कि नहीं सही जा रही है, गर्मी है, आज मौसम गर्म है। अचानक देख रहे हो बादल बन रहा है, कहीं ये क्या? अचानक देख रहे हो बारिश होने लगी, अरे वाह! और अचानक देख रहे हो बारिश रुक गई, अच्छा। और अचानक देख रहे हो कि अत्यधिक ठंड हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लगे स्वेटर वेटर पहनने। इतनी तेजी से मौसम में बदलाव आया, ठीक। तो ऐसा कौन कर रहा है? कोल्ड फ्रंट आगे बढ़ रही है। क्लियर है? ये बात क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गई कि कोल्ड फ्रंट आने से क्या होगा? तीव्र गति से वर्षा होगी, कम समय में, कम समय तक होगी। और तीसरी बात, अचानक मौसम में परिवर्तन होगा। क्लियर? जी हाँ। दिल्ली में भी आप देखे होंगे कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस आया है ना? आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमालयी क्षेत्रों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस आया है, और इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से ही, बेसिकली वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में भी हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो उसकी वजह से ये परिवर्तन आया है। कुमकुम पहले ये समझिए कहाँ होती है, मत समझिए, मध्य अक्षांशी क्षेत्रों में होती है, ठीक। लेकिन अभी जो बता रहा हूं वो समझिए, ये कहाँ होता है बोला भी हूं इसके पहले, अगर ध्यान दिए होगे, ये सारी चीजें मध्य अक्षांशी क्षेत्रों में ज्यादा होती है। और मध्य अक्षांशी क्षेत्र मतलब 30 से लेकर 60 अंश अक्षांशों के मध्य, मध्य अक्षांशी सामान्यतः उससे नीचे भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 30 से लेकर 60 अंश लैटिट्यूड को हम क्या कहते हैं? 30 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड को क्या कहते हैं? मिड लैटिट्यूड। मध्य अक्षांशी क्षेत्रों में ये घटनाएं होती हैं अक्सर। नहीं, वो वाली नहीं, ऐसी बारिश नहीं होगी। सियार वाली जो शादी होती है ना, उसमें धूप रहता है, यहाँ धूप नहीं मिलेगा, यहाँ बादल छाएंगे, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, घनघोर बादल छाएंगे, धूप नहीं दिखाई देगा। सियार वाली जो शादी होती है, शेर वाली जो शादी होती है, उसमें वर्षा भी होती है, धूप भी दिखाई देता है। यहाँ धूप नहीं दिखाई देगा, जब वर्षा होगी घनघोर बादल, झमाझम मूसलाधार वर्षा, 2 घंटे, 1.5 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगातार वर्षा, उसके बाद मौसम साफ। चलिए, तो दूसरा हो गया हमारा कोल्ड फ्रंट। तीसरा यही देखते हैं, वार्म फ्रंट, उष्ण।
ठीक, उष्ण वाताग्र, वार्म फ्रंट। अब वार्म फ्रंट क्या होता है, यानी जब गर्म वायु राशि सक्रिय हो जाए, ठंडी वायु राशि नहीं सक्रिय है, गर्म वायु राशि सक्रिय है। देखिए इस चित्र को जरा ध्यान से समझिएगा, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में काम आएगा। इधर मैंने क्या कहा, इधर है कोल्ड फ्रंट, यहां कौन है, कोल्ड एयर मास। ये किधर जा रही है, इधर जा रही है। इधर क्या है, वार्म एयर मास, गर्म वायु राशि। अगर मैं इसे गर्म कह रहा हूं तो यहां और यहां भी ठंडी होनी चाहिए। अगर मैं आपको कहूं कि कमरा गर्म है, मतलब अगल बगल ठंडा है ना, इसका मतलब इस साइड में ठंडी एयर मास है। अब आप ये कहोगे इसको तिरछा क्यों बनाए हो, बोलना चाहिए, पूछना चाहिए आपको। इसको तिरछा केवल इसलिए बनाया गया है, ठंडी एयर मास, कोल्ड एयर मास भारी होगी। यानी अगर कोल्ड एयर मास होगी तो इसके ऊपर की हवा ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकती। ये सामान्यतः 6 किलोमीटर के आसपास, 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहती है। लेकिन गर्म, अगर कोई गर्म हवा होगी, वार्म होगी, तो गर्म हो गई, तो इसके जो अणु होंगे वो ज्यादा ऊंचाई तक चले जाएंगे। आयतन तभी तो बढ़ेगा, ये आयतन बढ़ गया। अब जब एयर मास के बढ़ने की स्थिति होगी तो ये वाला ढाल बनेगा कि नहीं, ऐसे ढाल बनेगा कि नहीं। ये ठंडा है, ये गर्म है, तो वो ढाल वहां पर आपको दिखेगा। ठीक, अब देखिए, अब यहां पर सक्रिय कौन हुआ, वार्म एयर मास, गर्म वायु राशि सक्रिय हो गई। यानी यहां पर सक्रिय ये हो रही है, ये एयर मास सक्रिय हो रही है, सक्रिय होकर इस कोल्ड एयर मास को धक्का दे रही है। यहां कोल्ड है, उसको धक्का दे रही है, लेकिन ढाल है ऐसे, तो ऐसे ये ऊपर चढ़ रही है, तो मंद ढाल बन जाता है। यहां जो ढाल है देखिए तीव्र है, खड़ा ढाल है, यहां ढाल कैसा होगा, मंद होगा। ठीक, अब ये ऊपर चढ़ रही है, तो इसको इंडिकेट ऐसे करते हैं, ऐसे इंडिकेट करते हैं। यहां से ये एयर मास ऊपर चढ़ रही है, गर्म वायु राशि मंद गति से ऊपर चढ़ रही है, मंद गति से धीरे धीरे। क्यों धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है, ये वाली हवा, ये कोल्ड एयर मास इधर आ रही है, ये वाली इधर जा रही है। अब देखिए, एक हवा इधर आ रही है, एक हवा इधर जा रही है। तो जो मान लीजिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलती, और ये ठंडी वाली 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, दोनों जब आएंगे तो ये ऊपर जाएगी, तो स्पीड कम हो जाएगी कि नहीं, ऐसे जाएगी तो ये स्पीड कम हो जाएगी, है ना। तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, यानी वार्म एयर मास स्लो चलती है वाताग्र पर कोल्ड एयर मास से। यहां वाली कोल्ड वार्म फ्रंट पर, वार्म फ्रंट की बात हो रही है, कोल्ड फ्रंट में मत चले जाइएगा। कोल्ड फ्रंट पर वार्म एयर मास तेज गति से ऊपर उठती है, और वार्म फ्रंट पर वार्म एयर मास धीमी गति से ऊपर जाती है। दोनों में ही गर्म ही ऊपर जाएगी, ठंडी थोड़ी ऊपर जाएगी। हमेशा गर्म, जो ज्यादा गर्म होता है वो ऊपर चला जाता है, जल्दी ऊपर चला जाता है, बीपी का बीमारी हो जाती, चला जाता है। तो ये ऊपर जा रही है, देखिए। अब जब ये ऊपर जाएगी तो विभिन्न प्रकार के बादलों का निर्माण करेगी। अभी यही जान लीजिए, आगे भी ये आएगा, लेकिन बादलों के बारे में अभी मत पूछिएगा, है ना। जितना एनसीईआरटी में दिया होगा उतना समझाऊंगा भी, लेकिन एडवांस लेवल पर और डिटेल में बताऊंगा। तो अभी परेशान मत होइए, केवल नाम जानिए। तो यहां पर सबसे पहले निम्बो स्टेटस क्लाउड, उसके बाद अल्टो स्टेटस, क्लाउड, साइरो स्टेटस क्लाउड,
और सीरस क्लाउड। इस सब बातों को, इतने बादलों को जानने की जरूरत आपको नहीं है, ये सब बादल इतना जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मौसम में परिवर्तन मुझे बताना है, नहीं तो फिर आप कहोगे ये नहीं समझ में आया। बस इतना जानिए, जब हवा धीरे धीरे उठती है तो निम्बो स्टेटस क्लाउड, ये बादल का नाम है, निम्बो स्टेटस यानी वर्षा स्तरीय बादल। वर्षा स्तरीय बादल, जहां भी वर्षा स्तरीय बादल बनेंगे, निम्बो स्टेटस क्लाउड बनेंगे, वहां पर मध्यम वर्षा, लंबे समय तक वर्षा, इस वाले फ्रंट पर कम समय तक वर्षा। यहां धीरे धीरे हवा चल रही है, ऊपर उठी है, धीरे धीरे बादल बन रहे, धीरे धीरे वर्षा हो रही है। ठीक, तो ध्यान रखिए यहां पर, जैसे आप कभी जाओ मैच देखते होगे, टेस्ट मैच इंग्लैंड में हो रहा है, इंग्लैंड में देखोगे कभी कभी खूब तेज वर्षा हुई, टेस्ट मैच हो रहा है, खूब तेज वर्षा हुई, बादल हटे, टेस्ट मैच शुरू। लेकिन अगर आपने देखा कि इंग्लैंड में हल्की हल्की वर्षा हो रही है, हल्की हल्की वर्षा हो रही है, समझ लीजिए टेस्ट मैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 से लेके 7 दिनों तक ये वर्षा करेंगी। 4 से लेके 7, ये 2 घंटे 3 घंटे वर्षा करके खत्म हो जाएंगी, यहाँ 4 से 7 दिनों तक वर्षा होगी वार्म फ्रंट पर। ये क्या बना आपका, ये जो बना है उष्ण वातावरण। बात क्लियर। यहां भी गर्म वायु राशि ऊपर जा रही है, तो यहां पर जब गर्म वायु राशि ऊपर जा रही है, यहां समझिए इसको, यहां से ये हवा आ रही है, इधर से ये आ रही है, ये इधर से आगे बढ़ रही है, यहां पर ये वार्म फ्रंट है, तो यहां से ये आगे बढ़ रही है ऐसे। क्लियर। तो यहां वाली हवा जब ऊपर चली जाएगी, यहां की हवा जब ऊपर चली जाएगी ऊपर, तो यहां की जगह खाली हो जाएगी, यहां खाली पड़ जाएगी। तो ये जगह जो खाली होगी, इस जगह को फिल करने के लिए ये वाली हवा, यानी ये वाली ठंडी हवा आ जाएगी। भाई यहां की जो हवा है वो ऊपर चली गई, यहां की हवा जैसे ही ऊपर जाएगी, इस जगह, इस खाली जगह को भरने के लिए ये कोल्ड एयर मास इस जगह को ले लेगी, तो यहां भी मौसम ठंडा होगा। ठीक, बात क्लियर। तो यहां मौसम ठंडा हो जाएगा 4-7 दिन वर्षा के बाद, 4 से 7 दिन वर्षा के बाद। तो वार्म फ्रंट हो गया यहां पर, यहां तक आपको समझ में आ गया। कोल्ड एयर मास को नहीं इंडिकेट करते हैं सुधा जी, कोल्ड एयर मास को अलग से नहीं इंडिकेट करते हैं। कोल्ड एयर मास के लिए कोई साइन नहीं है, वार्म एयर मास के लिए कोई साइन नहीं है, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट के लिए साइन है अर्धचंद्राकार वार्म फ्रंट और त्रिभुज की तरह कोल्ड फ्रंट। जी हाँ, कोल्ड हवा आएगी सब जगह। क्लियर है, सबको क्लियर हो गया। चलिए अगले मुद्दे पर आते हैं। अब आता है अधिविष्ट वाताग्र अक्लूडेड फ्रंट। देखिए ये हो गया शीत वाताग्र, हो गया उष्ण वाताग्र, हो गया। ठीक, अब आता है अधिविष्ट वाताग्र अक्लूडेड फ्रंट। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा इस मुद्दे पर। देखिए मैंने कहा कि इधर ये कोल्ड फ्रंट है, इधर ये वार्म फ्रंट है, इधर से कोल्ड एयर मास इधर ही आ रही है, इधर से वार्म एयर मास इधर जा रही है। तो फाइनली आप देखोगे धीरे धीरे ये गर्म हवा या तो इधर से ऊपर चली जा रही है
या तो इधर से ऊपर चली जा रही है, तो दोनों पास आते चले जाएंगे, यानी ये फ्रंट भी ये फ्रंट भी, है ना, पास आएंगे कि नहीं। जब इधर की हवा ऊपर चली गई, फ्रंट तो बना रहेगा क्योंकि नीचे ठंडी हवा है, इधर गर्म हवा है, तो फ्रंट तो बना ही रहेगा, फ्रंट बना रहेगा, इधर ठंडी हवा है, इधर गर्म हवा है, या कोल्ड एयर मास है, यहाँ वार्म एयर मास है, ठीक। तो धीरे धीरे यहाँ की हवा ऊपर जाएगी, थोड़ा आगे बढ़ेगा, यहाँ की हवा ऊपर जाएगी, ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, और फाइनली क्या होगा, कोल्ड एयर मास, यानी यहां देख रहे हैं आप, दोनों आपस में मिल गए, ये कोल्ड एयर मास बोल दिया, कोल्ड फ्रंट और ये वार्म फ्रंट आपस में मिल गए, तो यहां की हवा कहां जाएगी, यहां की हवा ऊपर उठ गई, यहां की हवा ऊपर उठी। जब दोनों ऐसे आपस में मिलेंगे तो नीचे की गर्म हवा कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो बादल बनेगा तो वर्षा होगी, और सतह पर इधर से भी ठंडी वायु, इधर से भी ठंडी वायु। तो जब दोनों वाताग्र आपस में मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं अधिविष्ट वाताग्र। जब दोनों वाताग्र आपस में मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं अधिविष्ट वाताग्र। बात क्लियर। तो ये क्या है, जब शीत व उष्ण वाताग्र आपस में मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अधिविष्ट वाताग्र। इज दैट क्लियर। यहां भी वर्षा होगी, तीव्र वर्षा के बाद के साथ सतह पर ठंडी वायु राशि आ जाएगी। क्लियर है यहां तक सबको, ये बात क्लियर। ये भैया इधर, ये भैया इधर मिल गए, नीचे की गर्म वायु, और जैसे ही ऐसी स्थिति आती है तो सतह पर ठंडी वायु राशि आ जाती है, ऊपर गर्म वायु राशि चली जाती है और वाताग्र समाप्त हो जाता है। वाताग्र कब तक बना रहेगा, जब आमने सामने से ठंडी और गर्म वायु राशि आएंगी। तो जैसे ही अधिविष्ट वाताग्र बनता है, सतह पर ठंडी वायु राशि का पूरा प्रभाव हो जाता है, वाताग्र समाप्त हो जाता है। क्लियर। साधना, आपके प्रश्न को मैं समझ नहीं पाया। लिखी हैं सर की जगह लिखी है सार, इनकी देखिए, सर की जगह लिखी है सार। वर्षा कहीं और होती है, ठंडी कहीं और। अरे भाई कहाँ कहीं और, जहां ठंडी आ रही है वहीं तो वर्षा हो रही है। कहाँ गलत सलत देख रहे हो, कहाँ दिमाग है आपका। मैंने कहा ये वायु राशि, ये वायु यहाँ की हवा ऊपर जा रही है, तो यहीं पे अगर वर्षा करा दूंगा, यहां पर जा रही है वर्षा, ये देखिए ये वर्षा, ठीक है। तो ये वर्षा यहीं होगी और इसी जगह पर ये ठंडी वायु आ जाएगी, इसी जगह पर, इस जगह को पूरा कवर करेगी। यहां देखिए, यहां देखिए, ये जगह, इस जगह से हवा ऊपर गई है, यहीं से इसी जगह से वह हवा ऊपर गई है, यहां से इस जगह पर ठंडी वायु आ गई। जहां की हवा ऊपर जाएगी वहीं ठंडी वायु आएगी, और जहां से हवा ऊपर जाएगी उसी आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होगी। ऐसा थोड़ी कि बादल ऐसे पतले क्षेत्र में बनता है, बादल तो ऊपर पूरा एरिया कवर करेगा ना। हवा ऊपर जाएगी, ऊपर गैसों का घनत्व तो कम होने के कारण ऐसे फैल जाएगी, हवा फैल के पूरे एरिया में बादल बनाएगी। ऐसा थोड़ी ऐसे उठी इतने में बादल बन गया,
उठेगी जाएगी, हवा जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे ये फैलना शुरू होगी और बड़े एरिया को कवर करेगी। अभी प्रश्न कैसे बनेंगे मत पूछिए यार, आप लोग से जो मैं कहता हूं अभी मत पूछिए कुछ भी, आप समझिए। जब एडवांस लेवल पर आएंगे तब हम प्रश्न, अगर इसका प्रश्न देखना हो तो यूपीएससी के लिए जो क्वेश्चन कराया हूं, वाताग्र का सेशन करा चुका हूं, हो चुका है रात 9 बजे, वहां आप देख सकते हो। पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में शीत वाताग्र पर क्या होता है, कैसा मौसम होता है, किस बादलों से वर्षा होती है, उष्ण वाताग्र पर क्या होता है, किस प्रकार का मौसम होता है, किस प्रकार के बादलों से वर्षा होती है, कितनी देर तक होती है, कहाँ मूसलाधार होती है, कहाँ मंद गति से होती है, उष्ण वाताग्र अधिक ढाल वाला होता है कि शीत वाताग्र अधिक ढाल वाला होता है। ऐसे प्रश्न सब पूछे जा सकते हैं। हे माता, यहां रेनबो का कोई बात आया? प्रकीर्णन द्वारा बनते हैं। जब सूर्य की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती हैं और अपवर्तन होता, सॉरी, जब सूर्य की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती हैं यानी पानी की बूंदों से होकर गुजरती हैं, तो अपवर्तन की वजह से लाइटें फैलती हैं, तब दिखाई देता है हमको इंद्रधनुष। तो हर जगह इंद्रधनुष बन सकता है, बस कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश वहां से अपवर्तित हो। ये तो साइंस में पूछना चाहिए आपको ना, मेरी क्लास की जगह ये साइंस का सीधे सीधे प्रॉपर पार्ट है। ये अलग बात है कि भूगोल में रेनबो दिखाई देता है, लेकिन पूरे भूगोल में कहीं रेनबो की आपको चर्चा नहीं मिलेगी। मैं पूरा भूगोल पढ़ा जाऊंगा, रेनबो की चर्चा कहीं नहीं मिलेगी, साइंस में आएगा। लेकिन मैं बता दिया, जब ऐसे पानी की बूंदों से सूर्य का प्रकाश जाता है और फिर माध्यम बदल रहा है ना, यहाँ जो माध्यम है विरल माध्यम है, यहाँ सघन माध्यम है, इसलिए अपवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकाश दिखाई देते हैं। लेकिन ये सब प्रश्न मत पूछा कीजिए जो एग्जाम जो इससे संबंधित हो। अब मैं फ्रंट पढ़ा रहा हूं तो फ्रंट से संबंधित प्रश्न पूछिए। देखिए, जब आप लोग इधर उधर का प्रश्न पूछते हो ना, इससे ये सीधे लगता है कि आप लोग अनावश्यक सोच रहे हो, जिसकी आवश्यकता नहीं है। आपको सीधे फ्रंट से संबंधित प्रश्न आने चाहिए। जैसे एक ने पूछा, उनको कंफ्यूजन हो सकता है, बारिश कहीं और वर्षा कहीं और, कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उनका प्रश्न सही था, सही जगह उन्होंने पूछा था। ये प्रश्न हो सकता है उनको यहाँ कंफ्यूजन था कि वर्षा कहीं और हो रही है, हवा कहीं से और जा रही है। तो भाई यही हवा यहाँ पहुंची है, लेकिन कब पहुंची है? जब यहाँ की हवा ऊपर चली गई है। जब ऊपर गई है तो ये हवा यहीं फैलकर इधर ही बादल बनाई है इस क्षेत्र में, और वर्षा की है, फैलेगी ना हवा, ठीक। और ये हवा इस जगह पे आ गई, फिर कैप्चर कर ली इस जगह को। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई सबको? तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग किसी भी सब्जेक्ट में जो टॉपिक पढ़ाया जाए वहीं से प्रश्न पूछिए, इससे आपका फोकस बना रहेगा। अनावश्यक चीजें आप लोग नहीं पूछोगे, है ना, नहीं तो फोकस जो होगा ना आपका डाइवर्ट होगा। चलिए, तो ये वाताग्र का पार्ट खत्म। वाताग्र से हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वाताग्रों की विशेषता और मौसम पर प्रभाव। निर्माण कहाँ होता है? मुख्य रूप से मिड लैटिट्यूड पर निर्माण सामान्यतः 30 से लेके 65 अंशांशों के मध्य। क्यों यहां होता है? इधर से आती है ठंडी हवा, इधर से आती है ठंडी हवा, और इधर से जाती है गर्म हवा, वार्म एयर मास, यानी ये पोलर कोल्ड एयर मास। और इधर से जाती है वेस्टर्ली, वार्म वेस्टर्ली, ठीक। इसीलिए इस क्षेत्र में आपको वाताग्रों का निर्माण देखा जाता है सामान्यतः। ये थोड़ा नीचे आ जाएगा तो नीचे भी मिल जाएगा, ठीक। दाब प्रवणता अधिक होगा भाई, ठंडी हवा भारी और गर्म हवा हल्की, तब दोनों आएंगे तो प्रेशर डिफरेंस में अंतर होगा। और प्रेशर डिफरेंस को क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता कहते हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट जो होगा वो अधिक हो जाएगा। हाँ, यहां सामान्य दशा में हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना नहीं कर रहे हैं, हम केवल यही की बात कर रहे हैं। अगर हम मौसम पर प्रभाव देखें
तो अपने क्षेत्र में तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं। बताया ना, गर्म हवा है, मौसम में खड़े हो, गर्म है मौसम, वाह वाह वाह, अचानक बादल बना, वर्षा हुई और उस जगह पर ठंडी हवा आ गई 2 डिग्री सेल्सियस वाली, कड़ 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 ठंडी लग रही है, वो स्थिति बनी, जिसके कारण वायु ऊपर उठती, बादलों का निर्माण होता है, जिसका कारण और वर्षा होती है। क्लियर? तो ये कहानी समझ में आ गई आप लोगों को, बता चुका हूं। अब देखते हैं चक्रवाती और प्रतिचक्रवाती परिसंचरण की दिशाएं। ठीक, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, उसके बाद हम शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पढ़ेंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात पढ़ेंगे। चक्रवात क्या होते हैं? चक्रवात लो प्रेशर के सेंटर होते हैं, नीचे से गर्म हुआ, अरे भाई अरे राम कहां से हो भाई, ये भाई, ये भैया, हे भगवान, मारो मुझे मारो, उठा ले रे बाबा उठा ले। ये क्या क्वेश्चन पूछ रही है, पीछे पढ़ के नहीं आई है। ये देखो भैया, सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ती हैं, उसके बाद यहाँ तिरछी पड़ती हैं, उसके बाद यहाँ और तिरछी, यहाँ और तिरछी, तो सूर्यातप यहाँ ज्यादा प्राप्त होता है, यहाँ सूर्यातप कम प्राप्त होगा, तो यहाँ से तो ठंडी हवा ही आएगी ना, यहाँ ज्यादा प्राप्त हो रहा है तो इधर से तो गर्म हवा ही जाएगी ना। कहाँ हो? ये प्रश्न पूछने से पहले मुझे मार क्यों नहीं डाला, उठा ले रे बाबा। ये प्रश्न पूछने लायक था, ये गर्म क्यों आती है भैया? पछुआ पवन लिखा हूं, वेस्टर्ली पछुआ पवन। और भाई जो निम्न, रे राम मैं क्या पढ़ा रहा हूं, हे भगवान, मारो मुझे मारो मारो। कई बार बताया हूं, यहां पर ये 0 है, ये 30 है, ये 60 है, इधर से हवा इधर की ओर आ रही है, इधर से हवा इधर की ओर जा रही है, तो निम्न अक्षांश से जाने वाली हवा ज्यादा गर्म होगी उच्च अक्षांश की तुलना में। इसका मतलब आप लोग किसी भी चीज को बड़े हल्के में ले रहे हो, मेरे पढ़ाने को आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, और फिर आप सभी लोग ये सोचते हो कि मास्टर ही अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, मास्टर ही नहीं समझा पा रहा है। एक लड़का तो ये कह दिया कि इनको बदल, इनका रिव्यू कर दीजिए। अरे भाई, हमेशा मानता हूं मेरे अंदर कमी होगी, मुझे कम पढ़ाने आता होगा, लेकिन अपने अंदर भी तो झांकना पड़ता है कि आप में क्या कमी है। अपने अंदर भी सोचो कि आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो। क्या आपका मेंटल स्टेटस उस लेवल का है कि यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हो, यूपीपीसीएस क्वालिफाई कर सकते हो? हमें ही बदलने लगे आप, इनका रिव्यू कीजिए। और अपने अपने तो अपने कह रहे हैं, सब बच्चों का ऐसे ही है। अरे भाई ठीक है, मैं मानता हूं कि मुझ में कमियां होंगी और हैं, और मनुष्य हूं तो सुधार करूंगा और करता रहता हूं, लेकिन आप मुझे, अरे बच्चा का इनको बदल दो, उनका रिव्यू कर दो। अरे भाई अपना रिव्यू कर लो, आप कहाँ स्टैंड करते हो, ये भी तो रिव्यू होना चाहिए कि आप स्टैंड कहाँ करते हो। जी हाँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ दिया गया है। अरे मैं मजाक करके पढ़ाने की आदत है मेरी बहन, गुस्सा मत होना, गुस्सा मत होना, समझ लो। गुस्सा हो जाते हो आप लोग तो मुझे बड़ा दुख होता है। हैं? चलिए, तो ये वाताग्र समझ में आ गया। अब मैं आ रहा था यहाँ पर, हाँ, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, आगे और अच्छे से बताऊंगा। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, ठीक, यानी साइक्लोन वो है जिसके सेंटर में लो प्रेशर है। चक्रवात क्या है? चक्रवात लो प्रेशर का सेंटर है। इसका मतलब इसके चारों ओर हाई प्रेशर होगा, इसका मतलब इसके चारों ओर हाई प्रेशर होगा, तभी तो हम कह रहे हैं ये लो प्रेशर है। क्लियर?
इसका मतलब हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं आएंगी, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएंगी। ये भी तो क्लियर है। अब यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है, तो जैसे जैसे हम लो प्रेशर से दूर जाएंगे वायुदाब बढ़ता जाएगा। यानी कि यहां पर अगर मैं लिख दूं, ध्यान से सुनो आप लोग, यहां पर लिख दूं कि 950 मिली बार, तो यहां पर लिखूंगा 960 मिली बार, यहां लिखूंगा 970 मिली बार, यहां लिखूंगा 980 मिली बार। तो जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे वायुदाब बढ़ता जाएगा। और ध्यान सुनिएगा, और हवाएं, और ये लो प्रेशर का सेंटर अपने से बढ़ती हुई समदाब रेखा, समदाब मतलब समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा, याद कीजिए समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। तो ये समदाब रेखा 950 की हो गई, ये वाली 960 की हो गई, ये वाली 970 की हो गई, ये वाली 980 की हो गई। यानी लो प्रेशर का सेंटर बढ़ते हुए समदाब रेखाओं से घिरी होती है, जिससे हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं, हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। अगर ये उत्तरी गोलार्ध, देखिए हवाएं कहां से ली हैं, बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं, तो चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जो कि सम वायुदाब रेखाओं से घिरे होते हैं, जो कि सम वायुदाब रेखाओं से घिरे होते हैं, जिसमें हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं, हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। और जब हवाएं बाहर से अगर हवाएं चलेंगी तो कोरियोलिस बल लगेगा, और कोरियोलिस बल के कारण हवाएं डिफ्लेक्ट होंगी, मुड़ेंगी। इसको इस चित्र इसमें समझिए यहां पर, यानी अगर ये उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ये लो प्रेशर का सेंटर है, ये लो प्रेशर का सेंटर है, और हवाएं बाहर से केंद्र की ओर आ रही हैं, हवाएं बाहर से केंद्र की ओर आ रही हैं, हवाएं बाहर से केंद्र की ओर दोनों ही गोलार्धों में आ रही हैं, तो हवाएं मुड़ेंगी। उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट हैंड साइड में मुड़ेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट हैंड साइड में मुड़ेगी। तो अब जरा देखिए, दिशा मैं बता दिया था, इसीलिए आज शुरुआत में ही बता दिया हूं कि मुझे पता था यहां तक मैं आराम से पहुंच जाऊंगा आज। तो हवा ऐसे चली, अब हवा ऐसे आ रही है, तो हवा की दिशा ये है, मेरा राइट, ये राइट हैंड हो जाएगा उसका। तो ये हवा कैसे चलेगी, ऐसे ऐसे आएगी, ये हवा राइट ऐसे आएगी, ये हवा ऐसे जाएगी, ये हवा ऐसे जाएगी। अगर हवा की दिशा को देखो आप, तो आप देख रहे हो हवा ऐसे जा रही है, तो कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज एक साथ लिखना था, प्लॉट लिख दिया मैं। होगा कि नहीं, हवा ऐसे जा रही, घड़ी की सुइयों के विपरीत जा रही है। क्लियर। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध में, देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में इसको देखने का प्रयास कीजिए, हवा लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होगी, होगी कि नहीं होगी, फेरेल के नियम के अनुसार कोरियोलिस बल के प्रभाव में, तो हवा ऐसे चलेगी। ये कैसे जा रही है, यानी हवा इसकी दिशा क्या है, ये कैसी है, तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के घूमने की दिशा क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है, और उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल होती है। बात क्लियर। तो चक्रवात क्या है, चक्रवात लो प्रेशर का सेंटर है, जो समवायुदाब रेखाओं से घिरा होता है, जिसमें हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में अपने घड़ी की सुइयों के विपरीत,
और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है, उसे क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। तो चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब प्रति चक्रवात देख लेते हैं। चक्रवात समझ में आ गया। ये क्या था? साइक्लोन। साइक्लोन क्लियर हो गया? क्लियर? जी हाँ, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रेखा जी, एकदम सही। वीना आधार बैच पढ़ा था तो बैच लिया है, बहुत बढ़िया वीना जी, शाबाश, मेहनत से पढ़िए। ये बताइए, ये आप बताएं हमें कि समझ गए। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन यानी प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात का मतलब चक्रवात का उल्टा, यानी चक्रवात में क्या था? लो प्रेशर। चक्रवात में क्या था? लो प्रेशर। तो प्रति चक्रवात में क्या हो जाएगा? सेंटर में हाई प्रेशर हो जाएगा। यानी प्रति चक्रवात क्या है? प्रति चक्रवात वो है जिसमें हवाएं जिसमें केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, और जैसे जैसे बाहर जाते हैं, यहां भी लो प्रेशर, यहां भी लो प्रेशर, यहां भी लो प्रेशर, यहां भी लो प्रेशर, चारों ओर निम्न वायुदाब होगा। हम कह दिए अगर हम कहें यहां लो प्रेशर है, इसका मतलब सराउंडिंग में हाई प्रेशर है। अगर मैं कहा यहां हाई प्रेशर है, इसका मतलब सराउंडिंग में लो प्रेशर है। बात क्लियर? अब जरा ध्यान से समझिए, यहां हाई प्रेशर क्यों हुआ होगा? हवा नीचे बैठी होगी। हाई प्रेशर क्यों हुआ होगा? ऊपर से हवा ऐसे नीचे बैठी होगी, हवा ऐसे नीचे बैठी होगी, तब यहां हाई प्रेशर हुआ है। क्लियर? अब देखिए, यहां अगर हम डायरेक्शन देखें, अब देखिए यहां एक चीज और देखिए क्या होगा। यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है, तो हवा बाहर की ओर जाएगी। यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर, हवा बाहर की ओर जाएगी। यहां हाई प्रेशर है, लो प्रेशर, हवा बाहर की ओर जाएगी। हाई प्रेशर है, लो प्रेशर, यहां हवा बाहर की ओर जाएगी। क्लियर? ये क्लियर हो गया सबको? अब जरा ध्यान दीजिए, अब मुद्दे की बात। अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जीरो है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ये हाई प्रेशर का सेंटर है, और हवा बाहर की ओर जाना है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी हवा बाहर की ओर जाना है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, तो हवा का डायरेक्शन क्या होगा? हवा का डायरेक्शन क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में हवा अपने राइट हैंड साइड में घूमेगी। उत्तरी गोलार्ध में हवा अपने राइट हैंड साइड में घूमेगी। उत्तरी गोलार्ध में अपने हवा राइट हैंड साइड में घूमेगी। तो हवा के घूमने की दिशा क्या हो गई? ऐसे। ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। कैसी हवा हो गई? क्लॉकवाइज हो गई। हो गई ना? क्लियर? यहां देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट हैंड साइड जाएगी, तो यहां से चली, लेफ्ट हो गई, यहां से चली, लेफ्ट हो गई, यहां से चली, लेफ्ट हो गई, यहां से चली, लेफ्ट हो गई। ये कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। यानी ये क्या हो गया? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? चक्रवात और प्रति चक्रवात में हवा की दिशा बाद में भूल जाते हो। देखिए वीना जी, रिवीजन करना पड़ता है ना, कॉन्सेप्ट समझिए। हम जानते, जब हम तैयारी करते हैं, शुरुआत करते हैं ना, तो हर बात को रटने का प्रयास करते हैं। छोटी छोटी बातें याद रखने लायक होती हैं, जैसे कोरियोलिस फोर्स हवाओं को मोड़ेगा, जलधाराओं को मोड़ेगा, केवल काम मोड़ना। फेरल का नियम, उत्तरी गोलार्ध राइट हैंड साइड, दक्षिणी गोलार्ध लेफ्ट हैंड साइड, ये याद रखना है। अब कहीं भी हवा चलेगी तो ये याद नहीं रखना है कि किस डायरेक्शन में चलेगी। आप तुरंत अपनी नॉलेज को अप्लाई कर देना है।
भाई हवा कैसे जाएगी? राइट जाएगी, लेफ्ट जाएगी, तो हवा का डायरेक्शन अपने आप निकल आएगा। तो हवा के डायरेक्शन को नहीं रटना है। जब हम हवा के डायरेक्शन जैसी चीजों को रटते हैं और हर चीज को रटने का प्रयास करते हैं, वहीं हमसे गलती होती है। हम लगातार जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें याद होती चली जाएंगी प्रैक्टिस से। देखिए अनुज जी गलत लाइन बोल रहे हो। अनुज लाइन गलत बोल दिए। चक्रवात में हवाओं के चक्री प्रवाह होता है। तो दाहिनी ओर बाईं ओर जो लाइन लिख दी है एकदम गलत है, टोटली रॉन्ग। देखिए अमीर जी, यहाँ पीडीएफ में जो लैंग्वेज होता है ना, वो लैंग्वेज इसलिए दिया जाता है ताकि आप जब मुख्य परीक्षा के उत्तर लिखें तो उस लैंग्वेज को एडॉप्ट करें, है ना। सामान्य भाषा में आप मुख्य परीक्षा के उत्तर नहीं लिख पाओगे। जब सामान्य भाषा में उत्तर लिखोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए पीडीएफ में वही लैंग्वेज दिया जाता है जो मुख्य परीक्षा में लिख पाओ, ताकि उसको पढ़ो तो वो शब्द आपके दिमाग में आए। कई शब्द ऐसे होते हैं ना, बार बार बोलना पड़ता है। टेढ़े शब्द को बोलिए, अधिविष्ट वाताग्र, अधिविष्ट वात 10 बार बोलेंगे वो जबान पे चढ़ जाएगा। उष्ण वाताग्र, उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र, शीत वाताग्र, अचर वाताग्र, अचर वाताग्र, वर्ड दिमाग में चढ़ जाएंगे। तो जब कोई टेढ़ा वर्ड आए उसको बोलिए। इस और आप इसकी जगह हम कोई सामान्य वर्ड यूज नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि लिखने की भाषा तो ठीक होनी चाहिए ना। आप जब मुख्य परीक्षा लिखोगे, हम सामान्य भाषा में सब कुछ लिखवा दिए, लिखने की भाषा अलग जब लिखने को कहूंगा तो लिख ही नहीं पाओगे आप। इसलिए जो भाषा होती है वो लिखने वाली भाषा जो आप मुख्य परीक्षा में उपयोग करोगे वो लिखना होता है। चक्रवात नल नीलम जी, आगे टॉपिक है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का भी, शीत कटिबंधीय चक्रवात का भी। काहे रो रहे हो भाई अनुज? चैप्टर खत्म हो गए तो आप उस चैप्टर का मॉक। अरे भाई एनसीईआरटी में मॉक नहीं चलेगा, क्योंकि सिलेबस अप्रैल अप्रैल में ही खत्म कर देना है। तो अभी मॉक मत करवाइए, है ना। आगे समय मिलेगा तो जितना हो चुका है सबका एक साथ क्वेश्चन मॉक कर दूंगा किसी दिन, सैटरडे संडे को। ठीक है अनिकेत, यहां तक सबको क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया हो तो आज की क्लास, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। सर एक क्वेश्चन है, अपना कहा था रिटेन करना का पैटर्न एडॉप्ट हो जाएगा, पर हम इंग्लिश मीडियम वालों। सोनम जी, आपको इंग्लिश मीडियम में भी तो पीडीएफ देता हूं मैं। सोनम जी बताइए, पीडीएफ तो इंग्लिश मीडियम में भी देता हूँ, हिंदी मीडियम में भी देता हूँ। और आप देखिए हर जगह कहाँ लिखा हूँ, इंग्लिश एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, मोस्टली ऐसी कोई जगह ना। यहाँ जो मैं ये भी लेके आता हूँ पीडीएफ प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में भी देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन लो प्रेशर तो आप आराम से समझ सकते हो, ये बात आराम से समझ सकते हो। हाई प्रेशर लो प्रेशर वो तो और सारी बातें बताया हूँ। हर जगह मैं इंग्लिश वर्ड यूज किया हूँ। देखिए कहीं भी जहाँ पर आवश्यकता है वहां पर इंग्लिश वर्ड मैं डाल दिया हूँ, हिंदी में भी डाल दिया हूँ, और इंग्लिश तो प्रॉपर इंग्लिश में पीडीएफ आपको देता ही हूँ। तो सोनम जी हाँ, इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमको पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। ग्रुप में नहीं कर पा रहे हो, पहले तो ग्रुप में कीजिएगा, नहीं करोगे ग्रुप में तो पर्सनल कर दीजिएगा। आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा मैं। मानसी जी, अगर आप प्रतिज्ञा बैच 1 नहीं किए हो तो नहीं कर पाओगे। अगर प्रतिज्ञा बैच 1 किए भी हो तो 4-5 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन मैं प्रॉपर यूपीएससी लेवल को ले। बाकी तो सब वैसे सब सारे क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के रहते हैं, लेकिन 4-5 क्वेश्चन मैं टफ बहुत बना देता हूं, जो आप लोगों को प्रतिज्ञा 1 में नहीं पढ़ाया हूं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। अब समझ में आ रहा है? अच्छा,
मानसी जी आप, हो जाएगा अभी। अभी देखिए, अगर प्रतिज्ञा बैच 1 किए हो तो 90% क्वेश्चन हो जाएंगे, 10% नहीं बनेंगे। और क्योंकि 10% चीजें नहीं पढ़ाया हूं प्रतिज्ञा बैच में, है ना, वो धीरे धीरे वो पढ़ाया भी नहीं जाता है, वो धीरे धीरे बच्चा बेसिक कॉन्सेप्ट की बात सीखता है, अपने आप सीखता है। नहीं भाई, अभिषेक आपका अभी आया है कि गलती हुई मुझसे, अभी 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 ये मैसेज आया, इसके अलावा कोई मैसेज मैं नहीं देखा हूं अभिषेक जी आपका। पूजा, क्या है भैया, कहाँ गया आपका? हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में बताएं ना सर। अरे अभी पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो, जब पीसीएस वाला पार्ट चलेगा ना तो खूब प्रैक्टिस कराया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, शनिवार को दिया जाएगा, है ना, खूब प्रैक्टिस कराया जाएगा, घबराइए नहीं आप। जब चलेगा पीसीएस वाला सिलेबस आ जाएगा तब कराया जाएगा खूब। प्रतिज्ञा बेस्ड टूल लिया इसलिए नहीं बन पा रहा है प्रॉपर आपसे, है ना, इसीलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है तो कैसे बनेगा। और इसीलिए मैं कहा था, आप ग्रुप में पढ़े होगे, मैंने कहा था शुरुआत वाली क्लास देखना है। अब तो हम आगे बढ़ चुके हैं उसमें, ट्रॉपिकल साइक्लोन सारे क्वेश्चन हो गए, इंडियन मानसून के क्वेश्चन हो गए वहां पर। आप पहली बार पढ़े हो तबस्सुम जी, समझ में आ रहा है आपको? तबस्सुम, समझ में आ रहा है आप सबको? देखिए पूजा जी, आप एनसीईआरटी की बुक जरूर लीजिएगा, अभी नहीं, जब मैं पढ़ा लूंगा, सिलेबस कंप्लीट करूंगा तभी एनसीईआरटी समझ में आएगी आपको। एनसीईआरटी ऐसे नहीं समझ में आएगी क्योंकि भाषा क्लिष्ट है। तो जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना तो एनसीईआरटी जल्दी खत्म हो जाएगी, आपको रटना नहीं और दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ेगा, पढ़ते जाओगे चीजें समझ में आती चली जाएंगी। अब देखिए पीडीएफ में ये कौन सा मैप डालूं, ये मैप डालूं, बताओ कौन सा मैप डालूंगा पीडीएफ में, ये मैप डालूंगा? ये सब तो पहले से होता है। समझ में आ रहा है, चलिए, बहुत बढ़िया तबस्सुम जी, शिवानी, हैप्पी जी। मैपिंग जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ ना, मैप के माध्यम से ही पढ़ाता हूँ। अगर आप ध्यान दिए होंगे, जब मेरे समझाने की बात आई तो पवन भी क्या बनाया, मैप बनाया, इसी को तो मैपिंग कहते हैं मेरे भाई। अगर आप ये समझते हो कि मैप में केवल मैं किसी स्थान को दिखा दूं, ये बता दूं यहाँ कोयला पाया जाता है, यहाँ लोहा पाया जाता है, यही मैपिंग है, नहीं, मैप के माध्यम से पढ़ना ही मैपिंग है। और ये मैपिंग है, देखो, वो कराऊंगा आगे, जितना सिलेबस कराऊंगा मैप के माध्यम से ही कराऊंगा। एकदम परेशान मत होइए वंदना जी, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन कीजिए अच्छे से, और जो डाउट आ रहे हों वो आप पूछिए। अगर ज्योग्राफी में आ रहा है तो ज्योग्राफी के टीचर से पूछिए, हिस्ट्री में आ रहा है तो हिस्ट्री के टीचर से पूछिए, पॉलिटी में आ रहा है तो पॉलिटी के टीचर से पूछिए, डाउट आपको पूछना पड़ेगा। और जितना सिलेबस आप दोहरा के तैयार कर सकते हो उतने सिलेबस की क्लास कीजिए। अगर मान लीजिए 4 क्लास ही आप तैयार कर सकते हो तो 4 ही क्लास कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तैयार करना, इंपॉर्टेंट नहीं है सिलेबस खत्म करना, इंपॉर्टेंट है सिलेबस को तैयार करना। भूलोगे, आप भी भूलोगे मनोरमा जी, और मैं भी भूलूंगा, मैं भी भूलता हूं, ऐसा थोड़ी मैं स्वामी विवेकानंद जी के खानदान का हूं, भूलता तो मैं भी हूं। आप भी भूलोगे, मैं भी भूलूंगा। इसका उपाय क्या है? बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना। नहीं नहीं नीलम जी, प्रतिज्ञा बैच 1 पढ़ने की जरूरत नहीं, आप प्रतिज्ञा बैच 2 लिए हो। प्रतिज्ञा बैच 1 इसलिए कहा हूं क्योंकि जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, हो सकता है वो बच्चा पहले पढ़ चुका हो इसलिए वर्ड, आप 2 लिए हो 2 ही पढ़िए, एक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके एग्जाम तक प्रारंभिक परीक्षा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, है ना, 6 दिसंबर को पेपर है, तो 6 दिसंबर के पहले ही प्रारंभिक परीक्षा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एकता जी, देखिए ये ऐसा मत आरोप लगाइए, आपके कमेंट का भी आंसर देता हूं एकता जी, किसी का, अब आपका कमेंट अभी आया है तो कहां से दूंगा बताओ आप? बहुत बढ़िया शिवानी जी। आईएएस के एग्जाम तक अनुज, नहीं आईएएस के एग्जाम तक ज्यादा नहीं, आईएएस का एग्जाम 24 मई को ही है ना, तो आईएएस के एग्जाम तक तो ज्यादा नहीं होगा क्योंकि अप्रैल के खत्म होते होते तो एनसीईआरटी खत्म होगी,
उसके बाद पीछे से शुरू होगा। बहुत बढ़िया शिवानी, अप्रैल लास्ट तक एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। तो चलिए, बहुत बात कर लिया आप लोगों से, आज की क्लास में समाप्त करता हूं। और आप लोगों का समय कीमती है ना, बहुत कीमती समय आप लोगों का है। तो समय हम सभी जाया ना करें और खूब रिवीजन करें, है ना। छोटे छोटे पॉइंट लिख कर रिवीजन करें, पूरा नहीं लिखना है, रिवीजन करते 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 समय छोटा छोटा पॉइंट लिखना है, ठीक है। गूगल मीटिंग में क्या पूछते हैं? गूगल मीटिंग में कुछ नहीं पूछते हैं, ऐसे ही लोग आते हैं अपनी समस्याएं पूछते हैं, है ना। गूगल मीटिंग में तो बच्चा बोला था मुझे कि इनका रिव्यू कराई जाए, तो ऐसी बात आपके मन में हो गई टीचर के खिलाफ, आप बोल सकते हो खुल के, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूं। और कोई डाउट हो, छोटे भाई बहन हो, बिना झिझक बिना शर्म मुझसे प्रश्न पूछना। इसीलिए गूगल मीटिंग में जब आप कहते हो तो मैं कहता हूं पहले क्यों नहीं पूछा, गूगल मीटिंग का क्यों वेट कर रहे थे आप? आपको वहां डाउट था, वहीं पूछना चाहिए था, तुरंत बताऊंगा मैं। आपका नाम पूनम है? अच्छा, कोई बात नहीं गरिमा जी, आप मुझे पर्सनल एक बार मैसेज कीजिएगा, फिर हम देखेंगे कहाँ समस्या है, फिर डिस्कस कर लेंगे गति। तो चलिए, इसी के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं रात 9 बजे यूट्यूब पर, और कल 12 बजे इसी टाइम पर अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।